हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर जो आज आपके लिए लाया हूं बेताल पचीसी की पहली कहानी। इस पहली कहानी की शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं, जिसको विक्रम और बेताल की प्रारंभिक कहानी बोलते हैं। विक्रम और बेताल की इस पहली कहानी का टाइटल है पापी कौन। मतलब बेताल राजा विक्रम को ही कहानी सुनाता है और उस कहानी के अंत में एक सवाल पूछता है विक्रम से कि राजा विक्रम बताओ इस कहानी में पापी कौन है। और राजा विक्रम कहानी के अंत में बता भी देता है कि पापी कौन है। तो आइए हम भी जानते हैं कि राजा विक्रम और बेताल की इस कहानी में पापी कौन है, और इसीलिए इस पहली कहानी का टाइटल भी यही है कि पापी कौन। तो आइए हम भी जानते हैं पापी कौन है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था। उसके वज्र मुकुट के नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में चला गया। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और बहुत सारे हंस तालाब के पानी में मस्ती से तैर रहे थे। तालाब के किनारों पर घने और बड़े बड़े पेड़ भी थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के पक्षी अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। दोनों मित्र वहीं तालाब के किनारे रुक गए और तालाब के पानी से हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर में चले गए। दोनों ने अपने अपने घोड़ों को मंदिर के बाहर ही बांध दिया था। वे दोनों मंदिर के परिसर में दर्शन करके वापस आए और उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। उन्हें देख दीवान का लड़का तो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार से नहीं रहा गया। वो उनकी ओर आगे बढ़ता ही जा रहा था। राजकुमार को अपनी ओर आते देख राजकुमारी ने एक पल के लिए ठहर कर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमारी के देखते ही राजकुमार राजकुमारी के ऊपर मोहित हो गया। फिर राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती ही रही कुछ देर के लिए। फिर अचानक से राजकुमारी ने अपने जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला। उसके बाद उसे कान से लगाया, फिर दांत से कुतरा, फिर पैर के नीचे दबाया और फिर अंत में छाती से लगा लिया। इतना करने के बाद राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वापस चली गई। राजकुमारी के चले जाने पर राजकुमार निराश हो गया और अपने मित्र के पास आ गया और राजकुमारी ने जो भी किया वो सारा हाल कह सुनाया और बोला कि मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है और न ही उसका कोई ठिकाना। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। दीवान के लड़के ने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी अपना सारा पता बताकर गई है। राजकुमार ने पूछा, वो कैसे मित्र? वो बोला, राजकुमारी ने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि वो कर्नाटक की रहने वाली है। उसने दांत से कुतरा तो उसका मतलब ये था कि वो दंतबाट के नाम के एक राजा की बेटी है। पाँव से दबाने से उसका अर्थ ये था कि मेरा नाम पद्मावती है। और फिर जब उसने छाती से लगाया तो उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा और बोला, अब मुझे यहाँ नहीं रहना मित्र, जितना जल्दी हो सके मुझे भी कर्नाटक देश में ले चलो। अब दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते करते कई दिनों बाद जब वे कर्नाटक पहुँच गए तो राजा के महल के पास गए और उन्हें एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती हुई मिली। उनके पास जाकर दोनों अपने अपने घोड़ों से उतर गए और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उन दोनों की शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई और बोली, बेटा, इसे तुम अपना ही घर समझो और जब तक जी में आए तुम तब तक यहाँ रह सकते हो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की सेवा करता है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर पर ही रहती हूँ। राजा मुझे खाने को दे देता है और
दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में भी चली जाती हूँ मैं। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार तुम्हें मिला था वो अब अपने राज्य में आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर एक तमाचा मारा और कहा, अभी इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ तुम। इतना सुनकर बुढ़िया अपने घर आ गई और सारी बात राजकुमार को बता दी। ये सुनकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। ये सब बातें उसका मित्र भी सुन रहा था। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे नहीं शायद आप। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन से मारी तो इससे उसका मतलब ये है कि अभी 10 रोज़ चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में तुमसे मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी। इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियों को डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, अब भाग जा यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। इस तरह के जवाब देखकर राजकुमार के समझ से कुछ परे हो जाता था। फिर दीवान के लड़के ने राजकुमार को समझाया, इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है मित्र। इसमें राजकुमारी ने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। और अब 3 दिन और बीतने के बाद बुढ़िया फिर से महल में गई। इस बार भी राजकुमारी ने बुढ़िया को फटकार कर पश्चिम वाली खिड़की से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया ने अपने घर आकर राजकुमार को सारा हाल बता दिया। राजकुमार हर बार असमंजस में पड़ जाता था कि राजकुमारी के इस तरह पहेलियां में ही क्यों बात करती है। मगर बुढ़िया की बात सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, तुम किसी भी तरह के संकोच में मत पड़ो। राजकुमारी चाहती है कि तुम आज की रात उसी खिड़की से महल में प्रवेश करो जिस खिड़की से बुढ़िया को धक्के मारकर बाहर निकाला था। दीवान के बेटे के मुख से ये बात सुनकर खुशी के मारे राजकुमार उछल पड़ा और उसे गले लगा लिया और कहने लगा कि तू ही मेरा सच्चा मित्र है। अब राजकुमार को समय काटना बड़ा मुश्किल लग रहा था। एक एक पल एक एक दिन के बराबर लग रहा था। रात आने के इंतज़ार में व्याकुल हुआ जा रहा था। मगर एक निश्चित समय के बाद रात तो आनी ही थी। तो जैसे ही रात आई, राजकुमार ने बुढ़िया की पोशाक पहनी, उसमें इत्र लगाया, अपने हाथों में हथियार लिए और महल के लिए रवाना हो गया। अब तक रात के 2 पहर बीत चुके थे और राजकुमार महल में जा पहुंचा और खिड़की से अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पहले से ही राजकुमार के इंतज़ार में खड़ी थी और वो भी उसे भीतर ले गई। राजकुमारी के कमरे के अंदर का हाल देखकर राजकुमार की तो आंखें ही चौंधिया गई। एक से बढ़कर एक गजब की चीज़ें थी। अब रात भर राजकुमार राजकुमारी के कमरे में राजकुमारी के साथ ही रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को कमरे में ही छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए और फिर अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका मित्र का क्या हुआ होगा। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया और बोला कि मैं अपने मित्र के बारे में सोच रहा हूँ। वो मेरा बड़ा ही प्यारा मित्र है और बड़ा ही चतुर भी है। उसी की होशियारी की वजह से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। तुम्हारी हर पहेली को हर बार वही तो सुलझाता था। इतना सुनकर राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए आज बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाती हूँ। तुम उसे अच्छे से भोजन खिलाना और उसे तसल्ली देकर वापस लौट आना। अब राजकुमार भोजन लेकर महल से निकलकर अपने मित्र के पास आ पहुँचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर महल का सारा हाल अपने मित्र को सुनाया और ये भी बताया कि कैसे तुम उसकी पहेलियों को सुलझा दिया करते थे, तभी तो उसने तुम्हारे लिए ये बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर भेजे हैं। राजकुमार के मुख से इतना सुनते ही दीवान का लड़का सोच में पड़ गया और उसने कहा कि राजकुमार,
तुमने राजकुमारी को पहेलियों वाली बात बताकर अच्छा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि राजकुमारी ये समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वो तुम्हें अपने वश में रख ही नहीं सकती। इसीलिए राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। ये सुनकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता उस लड्डू को खाते ही कुछ ही पलों में मर गया। राजकुमारी की इस घिनौनी हरकत से राजकुमार को बहुत बुरा झटका लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान मुझे हमेशा दूर ही रखे। मैं अब महल में राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर दीवान का बेटा बोला, नहीं राजकुमार, अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले जा सकें। वो राजकुमार से कहता है, सुनो राजकुमार, आज रात को तुम महल में राजकुमारी के पास जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर वापस चले आना। और सुनो, ये काम बड़े ही ध्यान से करना, कहीं राजकुमारी की नींद टूट ना जाए। अब राजकुमार ने भी महल में जाकर ठीक वैसा ही किया। अब राजकुमार के महल में वापस आने पर दीवान का लड़का उसे साथ ले गया और योगी का भेष बनाकर मरघट में जाकर बैठ गया और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने ले जाकर बाजार में बेच आओ। अगर कोई तुम्हें पकड़े तो उसे कह देना कि मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए, आप चाहे तो मेरे साथ मेरे गुरु के पास चल सकते हैं। अब कोतवाल भी उनके साथ आ गया और गुरु को भी पकड़वा लिया और थोड़ी ही देर में वो सब के सब महल में राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी ने बताया। योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आ ही गई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। अब रानी ने राजकुमार की जांघ पर त्रिशूल का निशान देखा तो रानी घबरा गई और ये बात राजा को भी बता दी। राजा को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। राजा बाहर आकर योगी से एक बात पूछता है बाहर ले जाकर, महाराज, शास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, महाराज, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रम में रहने वाले कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने राजकुमारी पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजकुमार और दीवान का बेटा तो पहले से ही राजकुमारी की ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर उन दोनों ने राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने नगर में वापस लौट आए और आनंद से रहने लगे। अब इसी बात को सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब तुम ये बताओ राजा विक्रम कि राजकुमारी को जंगल में छोड़ने का पाप किसको लगा? राजा विक्रम ने कहा, पाप तो राजा को ही लगेगा। दीवान के बेटे ने तो अपने स्वामी का काम किया है। कोतवाल ने राजा का कहना माना है और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया है, क्योंकि सही मायने में राजा ने ही पाप किया है, क्योंकि उसने बिना किसी सोच विचार के राजकुमारी को देश निकाला कर दिया। राजा विक्रम का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम वापस आ गया और फिर से बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजा विक्रम सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर रास्ता काटना है तो कहानी सुननी ही पड़ेगी और तू बीच में नहीं बोलेगा। जैसे ही तू बीच में बोला मैं फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा विक्रम ने बोला, मुझे शर्त मंजूर है। और बेताल राजा विक्रम को दूसरी कहानी सुनाने लग जाता है। अब बेताल राजा विक्रम को कौन सी कहानी सुनाता है ये हम आगे सुनेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।
विक्रम और बेताल की प्रारंभिक कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।